दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अपडेट में। आप सभी को पता होगा कि घटना चक्र की जो पुस्तकें आती हैं वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हों, वो रिवीजन के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। यानी कि आपने अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है तो घटना चक्र के पुस्तक से आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा बिल्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें जितने भी पुराने क्वेश्चन आए रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन एक जगह और विथ डिस्क्रिप्शन दिए रहते हैं। तो इस वीडियो की सीरीज में हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले सामान्य भूगोल के घटना चक्र के विषय का अध्ययन, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो घटना चक्र है ये 2022 यानी अपडेटेड वर्जन घटना चक्र है। तो ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। तो इसके जितने भी चैप्टर हैं भूगोल विषय के चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा चैप्टर हैं, लेकिन हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको भारत का जो भूगोल है उसके सामान्य परिचय, जिसके अंदर आएगा भारत का क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, इतने टॉपिक मैं आपको आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भारत का भूगोल का पहले सामान्य परिचय जो है भारत का, उसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम इसको बहुत डिटेल में जानेंगे। वीडियो भले ही लंबा होगा, लेकिन अगर ये इस वीडियो की पूरी सीरीज आप देखेंगे तो आपको भारत के और विश्व के भूगोल के बारे में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, पहला देखिए फैक्ट जो है वो भी हम बातें साथ ही में करते चलेंगे, आपको समझाते भी चलेंगे। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। यानी कि जो एशिया महाद्वीप है पूरा, उसमें भारत कहाँ है, सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, पहली बात तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और दूसरी बात एशिया महाद्वीप में सबसे दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अनियमित चतुष्कोणीय तात्पर्य है जैसे भारत की जो संरचना है, देखिए यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और ऐसे कुछ संरचना है, तो यहाँ पर देखिए चौकोर संरचना बनती है। ठीक है, अनियमित इसलिए कि यहाँ पर जो बॉर्डर है सीधी लाइन में तो है नहीं, इसलिए ये अनियमित चतुष्कोणीय संरचना वाला देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। देखिए भारत का ये दक्षिणी भाग है और यहाँ पर हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, तो हिंद महासागर के उत्तर में भारत देश स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब जैसे आप जानते हैं कि अगर हम भारत पृथ्वी के दो हिस्से करें और अगर हम अक्षांश रूप में दो बराबर भागों में बांटें तो ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह से अगर हम पृथ्वी को देशांतर रेखाओं के आधार पर बांटें आधे आधे पर, तो ये देखिए आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है ये पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ बन गया होगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां, जिसमें इससे पहले हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवें स्थान पर है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। यानी कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित कर दिया गया है। यानी फाइनल आपको क्या याद रखना है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। आपको पता होगा कि जम्मू जो कश्मीर था उसे दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व के 17.5 जनसंख्या निवास करती है। जो देखिए आपका जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का जो सिर्फ 2.4% है, लेकिन यहाँ जो जनसंख्या रहती है वो पूरे विश्व की 17.5% रहती है। कहने का मतलब है कि भारत की पॉपुलेशन इतनी अधिक है कि सिर्फ भारत पूरे विश्व का 2.4% भाग स्थल घेरता है, लेकिन जनसंख्या उसके यहाँ पूरे विश्व की 17.5% रहती है।
भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। और जो पूर्व से पश्चिम है ये कितना है? 2933। तो किसी किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि कौन सी लंबाई ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण वाली कि पूर्व से पश्चिम वाली। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर। आगे एक और फैक्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में गांवों की संख्या, तो 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की जो कुल संख्या है वो 6,40,932 है। अमूमन अगर आप याद कर लेंगे 6,40,000 तो भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर कुछ प्रश्न कोश में कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हुए तो अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए, मतलब कौन सा सही है, ठीक है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये बात गलत है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया इस बुक में लिखा था कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये बात गलत हो गई। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किया, ये बात सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है, इस बात को नहीं कह सकते। और ये जो है 82°30' पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आपको देखना इसमें सही कौन सा है। सही तो सिर्फ यही दोनों है, पहला सही है, सॉरी दूसरा सही है और चौथा सही है, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6°45' से 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23°30' उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं जो 82°30' पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो काफ़ी मतलब ये दिया है 6°45' से 37°6' उत्तरी अक्षांश, ठीक है। माना हमारा भारत का विस्तार यहाँ है, विषुवत रेखा यहाँ है, तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो यहीं तक है, सिर्फ 23 कर्क रेखा तक ही है, ठीक है। कर्क रेखा तक ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो हम यह नहीं कह सकते कि पूरा भारत उष्णकटिबंध में है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है। अब यहाँ पर जो 82.5 या 82°30' जो रेखा है वो मानक समय रेखा है। आगे इस बुक में इसका डिटेल में अध्ययन भी है, तो हम उसको आगे ही देखेंगे। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो आप तुरंत कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक बात है, परंतु इसकी जनसंख्या है वो कितनी है? तो आपने देखा होगा कि 17.5% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की भारत में। तो संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में निवास करता है। फिर से वही डिस्क्रिप्शन है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? देखिए ऑप्शन में है 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख 30,000, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता होगा, हमने बताया था कि 6,40,000 गाँव हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इसने आंसर मांगा है इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ भी कोई विकल्प आपको मिला होता और तो आपको नियरेस्ट यही लगा देना था, पर जनसंख्या जो भारत के गांव की एग्जैक्ट संख्या है वो 6,40,932 है। और ये जनसंख्या जो ये गांव की जो संख्या है ये जनगणना 2011 के अनुसार है। अब देखिए भारत का जो अक्षांशीय यहाँ पर कौन सा मेल सुमेल नहीं है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 32,87,963 वर्ग किलोमीटर, तो ये बात सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तरी से 37°6' उत्तरी, और रेखांशीय विस्तार ये जो है यानी देशांतरी विस्तार 68°7' से 97°25' पूर्वी, और भारत में राज्यों की संख्या 26। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो आपको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं, तो ये राज्यों की संख्या 26, चौथा विकल्प जो है आपका गलत हो जाएगा। भारत में कुल राज्य 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये 26 वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भारत में कौन सा
असत्य है। कौन सा कथन भारत के लिए असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बात तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ये बात भी सही है। प्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये बात गलत है। देखिए जो सूर्योदय होता है ना, ये सबसे पूर्व में जो राज्य पड़ेगा वहाँ सबसे पहले होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो राज्य है उसमें सबसे, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होगा, और सबसे बाद में कहाँ होगा? गुजरात में, यानी कि जो सबसे पश्चिम में है उसमें सबसे बाद में सूर्योदय होगा। ये आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसके साथ चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत विश्व का 7वां देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब देखिए अगर ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में एक ऐसी रेखा से हम बांट सकते हैं, और इस रेखा के जितने समांतर रेखाएं खींची जाएंगी ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब जो ये विषुवत रेखा है इसके जो उत्तर में स्थित हैं ये सारी रेखाएं कहलाएंगी उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिण में स्थित है वो कहलाएंगी दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और ये जो सबसे बीच में रेखा थी उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई भी दिया है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसके समांतर देखिए कई सारी लाइनें हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अब इन अक्षांश रेखाओं के जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाएं हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर में स्थित हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। बात कर लेते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ देशांतर रेखाओं में है। तो देशांतर रेखाओं में जो 0 डिग्री होती है प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है, उसके पूर्व में जितनी देशांतर रेखाएं होती है वो पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो पश्चिम में होती है वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये एक जो 0 डिग्री है इसी को कहते हैं ग्रीनविच रेखा, इसी से आपका मानक समय भी निर्धारित होता है। तो ये आप देख सकते हैं। एक और फैक्ट इसमें याद रखने वाली बात है कि समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, यानी जो एक अक्षांश के बीच में दूरी है ना, पृथ्वी के एक अक्षांश के मध्य की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर है। कभी कभी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। अब आपको पता होगा कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है प्रधान याम्योत्तर कहलाती है। जो हमने बात की कि इस तरह की एक रेखा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है वो 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहलाती है। इसी को कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ठीक है, यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। अब ये जो देशांतर है ना, यही अब देशांतर जो रेखाएं होती हैं इनमें दूरी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी निश्चित नहीं रहती, क्योंकि ये देखिए ध्रुवों पर तो इनके बीच की दूरी कम है और यहाँ विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा है। तो इनकी जो रेखा सबसे ज़्यादा दूरी बीच में होती है विषुवत रेखा पर होती है, और वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में, अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांटे तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। ये जो अक्षांशीय विस्तार है ना, ये अंडमान निकोबार को शामिल करके है, और ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये सिर्फ मुख्य भूमि का है और ये देशांतरीय विस्तार है। अब कह रहा है वही बात जो हमने पहले बताई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है
वो यहाँ पे जो विषुवत रेखा है उससे 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, क्योंकि सूर्य इन्हीं दोनों के बीच में स्थित रहता है, तो सबसे ज़्यादा उष्णता इसी क्षेत्र में आती है। अतः भारत क्या है, ये उष्ण में और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, क्योंकि कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र तो उष्ण कटिबंध में है, उसके ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं इसे। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो भारत का विस्तार है, इसमें देखिए सारे ऑप्शन ही गलत हैं, तो भारत का जो असली विस्तार है इसको हम आपको दिखा देते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी जो अक्षांश देखिए यहाँ पर मैं आपको जानकारी लिए बना देता हूँ। यहाँ से ये माना 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश, और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो यानी इसी के बीच में भारत स्थित है। और जो देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच में स्थित है। तो ये भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ये आपको तब पता रहेगा जब आपने मैप सही से देखा रहा होगा, या फिर आपको स्थानों की एक काल्पनिक वो पता होगी, स्थिति पता होगी। तो आप जान सकते हैं कि जो सिक्किम में होगा वो राजस्थान से गुजरेगा, क्योंकि एक सीध में पढ़ते हैं, तो ऐसे आप अंदाज भी लगा सकते हैं, या फिर आपने पढ़ा हो, क्योंकि ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी हाई लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यूपीएससी की प्री परीक्षा में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप अनुमान भी लगा सकते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, यह आपके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये राजस्थान का प्रश्न है, और राजस्थान का देखिए जैसलमेर जो जिला है ना, उससे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो हम ये करते हैं कि जो आपके बहुत काम के क्वेश्चन हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो लंबा भी बहुत नहीं होगा और आपके जो काम की जानकारी है वो आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, तो आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपके काम की चीज़ें हैं वही आपको बताई जाएँ। अब देखिए कर्क रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त है, ये देखिए जो पृथ्वी को आधे में बांट देती है दो भागों में, इससे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में जो रेखा स्थित है उसी को हम कहते हैं कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इन राज्यों के नाम आपको याद कर लेने हैं। 8 राज्य हैं जिनसे होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ये मैप है, मैप तो काफ़ी क्लियर नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए सूर्य का उत्तरायण होना क्या होता है, सूर्य का दक्षिणायन होना हम बता देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा होती ना, उसके 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण, इसी के बीच में सूर्य की स्थिति होती है। तो सूर्य जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा के उत्तर होता जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है, यानी दिन बड़ा होता है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, यानी कि कर्क रेखा पर होता है। ठीक है, जून माह के कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ पर कुछ शहरों की अक्षांशीय स्थिति दी हुई, ये आप याद नहीं रख सकते। क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा से नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है, आंध्र प्रदेश से नहीं जाती है, बिहार से भी नहीं जाती है, लेकिन जो झारखंड है ना, तो वो भी पहले बिहार का हिस्सा हुआ था। ये प्रश्न काफ़ी पुराना है, तो आप याद रख सकते हैं कि झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित तो किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन यूपी से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। कर्क रेखा गुजरती है, बार बार वही प्रश्न आएंगे इसलिए क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कर्क रेखा एमपी से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, यानी इन सभी से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये 8 इसका सही उत्तर हो गया। भारत का वह एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, देखिए आप देखते ही जान जाएंगे कि जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, क्योंकि बीचों बीच से गुजरती है। हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है, लेकिन झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर विकल्प जो है देखिए, त्रिपुरा है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो आपको
वो 8 राज्य याद कर लेने हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तो कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब आप बता सकते हैं कि भारत के बीचों बीच से चूंकि कर्क रेखा गुजरती है तो उत्तर में कौन सा हो सकता है। झारखंड तो होगा नहीं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आप देखिए त्रिपुरा से तो गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती और मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा है, माना ये भारत का मैप है, ये कर्क रेखा जो है इसके ऊपर जून में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। तो कर्क रेखा से सबसे दूरी पर उत्तर में कौन स्थित है। चेन्नई देखिए दक्षिण में स्थित है, हैदराबाद भी, भोपाल भी इसके आस ही पास है। तो जो दिल्ली है वो देखिए उत्तर में काफ़ी दूरी पर स्थित है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा दिन कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। अब अगला जो टॉपिक है वह है मानक समय का। कर्क रेखा के बारे में आप लोग परिचित हो गए, तो अब अगला टॉपिक है मानक समय। भारत के प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अर्थात भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो देशांतर 0 डिग्री देशांतर था, इसका जो समय है इसी को कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अब इस पे जो टाइम हो रहा है, भारत का समय इससे 5.5 घंटा आगे है। विश्व के देशों के द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को 30 मिनट के देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों से कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो भारत में, मैं मैप के माध्यम से समझा देता हूँ, जो भारत में अगर आप देखें तो जिस समय अरुणाचल प्रदेश में आप टाइम देखेंगे और गुजरात में टाइम देखेंगे तो इसमें 2 घंटे का अंतर रहता है। इसलिए हमने इसके बीचों बीच एक औसत ऐसी रेखा बना दी कि इस पे जो समय होगा वो पूरे भारत के लिए लागू होगा, और जब एक समय रहेगा तो गणना में या किसी समय के निर्धारण में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चूंकि यहाँ और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर रहता है, इसलिए हमने बीचों बीच, ऐसा भी कह सकते हैं बीचों बीच, चूंकि ये इन दोनों के एकदम बीचों बीच है, ठीक है, तो इनके एक औसत रेखा ले ली गई है और उसी को कहा जाता है भारत की मानक समय रेखा, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से आप देख लीजिए। भारत मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इसे याद कर लेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है और कर्क मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरती है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। वही बात है कि गुजरात में जो सबसे पश्चिमी गांव होगा, यानी भारत का जो सबसे पश्चिमी सिरा है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का जो सबसे पूर्वी सिरा है, इनके बीच में कितना अंतर होगा। मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे का अंतर रहता है, ठीक है। अब ये 2 घंटे का अंतर होता है, तो आप देख सकते हैं लगभग 118 मिनट का अंतर होता है इन दोनों जगहों के समय में, ठीक है। तो 2 घंटे का अंतर रहता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके बीच में डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर रेखा के निकटतम है। तो जो MP का रीवा शहर है ना, वो मानक समय रेखा के निकटतम है। यहाँ पर कुछ देशांतर लिखे भी हुए हैं लेकिन ये आपको याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो नागपुर से नहीं जाती, दिल्ली से नहीं जाती, पटना से नहीं जाती, ये जाती इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भारत की मानक समय रेखा कहलाता है। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया गया है। तो इलाहाबाद नैनी के समीप से लिया गया है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के मध्य में अंतर पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो भारतीय मानक समय है ना, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है, इसलिए यहाँ पर प्लस वाले को 5.5 घंटे आगे, इसलिए प्लस जहाँ लगा है उसी को हम टिक करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि 5.5 घंटे पीछे है, लेकिन
हमारा जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, इसलिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बताया है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। देखिए मैंने बताया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है, तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में सूर्योदय होगा 7 बजे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प है लगभग 7 बजे प्रातः। ठीक है, क्योंकि ये एकदम पश्चिमी पूर्वी सिरा तो है नहीं, इसलिए लगभग लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। कह रहा है कि कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जो बेंगलुरु शहर है वो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। यहाँ पर कुछ देशांतर स्थिति दी हुई है। उसके बाद देखिए दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु के मतलब भारत का जो सबसे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ये वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिए। 31 अक्टूबर 2019 में से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। अब ये ऐसा क्यों है? पहले जो राज्य था वो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, पर अब जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी राज्य नहीं रह गया, अब कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। देखिए सुदूरस्थ के मतलब जो सबसे अंत में हो, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अब देखिए सुदूरस्थ दक्षिणी, सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। देखिए जो भारत का मैप है, मैं आमतौर पर ऐसे एक चतुष्कोणीय आकृति बना देता हूँ, तो यहाँ पर जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो तो कन्याकुमारी में है जो तमिलनाडु का हिस्सा है, लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी भारत का हिस्सा है। वहाँ पर ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है। सियाचिन सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कॉल एक पॉइंट है, वहाँ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी मतलब जो गुजरात वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर गुहार मोती एक जगह है, वो गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु है, वो भारत का भी सबसे पश्चिमी बिंदु है। और सबसे ज़्यादा पूर्वी जो बिंदु है वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि चारों तरफ के जो सबसे दूरी पर स्थित हैं वो बिंदु दिए गए हैं। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों पॉइंट देखा, मैप के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये इंदिरा कॉल की बात हमने की, यहाँ पर कन्याकुमारी की बात हमने की, यहाँ पर गुहार मोती की बात की, और यहाँ पर किबिथु अरुणाचल प्रदेश की हमने बात की। लेकिन जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में स्थित है। देखिए यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर सबसे दक्षिण में ये बिंदु स्थित है। प्रश्न है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। अब यहाँ पर देखिए ये नहीं दिया कि मुख्य भूमिका या फिर कैसा। भारत का मतलब जितने भी भारत के भाग हैं उसमें सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार पर स्थित है। ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो ये देखिए आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात। जो देशांतरी विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर होता है। तो ये जो सबसे पश्चिम बिंदु है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? पूर्व की ओर स्थित है, देखिए सबसे अधिक कह रहा है पूर्व की स्थित है, तो हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु और लखनऊ। जब आप मैप की स्थिति देखेंगे
तो सबसे जो पूर्व में स्थित है वो कौन स्थित है? लखनऊ स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है सीमावर्ती देश, यानी भारत की जो स्थिति है उसी में हम पढ़ रहे हैं कि सीमावर्ती देश, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है। तो भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि भारत की बॉर्डर इनसे टच कर रही है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से मिलती है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। यानी जो मानव निर्मित सीमाएं जो हैं वो बंटवारे या उस टाइप की कोई चीज़ों से बांटी गई हैं। ठीक है, लेकिन और देशों के साथ ऐसा नहीं। तो बंटवारे या अन्य विभाजन के साथ सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही अलग हुआ है, तो ये मानव निर्मित बॉर्डर हो गया। बाकी सारे देशों के साथ प्राकृतिक बॉर्डर है। ठीक है, भारत की जो भू सीमा है 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7516 किलोमीटर है। ठीक है, पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिए भूमि सीमाएं दी हैं, तो सब हमें बस इतना याद रख लेना है कि सबसे ज़्यादा किसके साथ भूमि सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, और सबसे कम जो लगती है वो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। पहले इससे जम्मू कश्मीर लगता था, पर अब जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वही उससे टच होता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से बनाता है, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ बनाता है। यहाँ पर कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। आप देखिए, आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भारत, जैसे माना ये भारत है, कुछ ऐसा बना दिया मैंने, तो जो उत्तर में जो सीमा निर्धारित करता है वो हिमालय पर्वत, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है उसे क्या कहते हैं? जो बॉर्डर लाइन है उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। इसे भी लाइनिंग जो इसकी की थी हेनरी मैकमोहन ने की थी 1914 में, इसलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। ठीक है, अब देखिए समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है। आप लोगों ने मैप में देखा भी होगा कि श्रीलंका जो है वो भारत से एकदम सटा हुआ लेकिन समुद्र मार्ग से सीमा बनाता हुआ स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। यानी जो पाक जलडमरू मध्य है उसका नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी श्रेणियाँ अराकान, योगा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। किसके बीच में? भारत और म्यांमार के बीच में। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। ये आप एटलस या कोई मैप लेके आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो त्रिपुरा। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा देखिए लगती है 2216.7 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी जो डीप फैक्ट उनको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं, कौन सा कथन सही है? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ये सही पॉइंट है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, ये भी सही बात है। मिजोरम
बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ। ये भी सही है। तो इसमें जो 1 2 3 तीनों पॉइंट हैं वो सही हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आपको मैंने बताया भी और यहाँ बुक में लिखा हुआ भी था कि जो बांग्लादेश के साथ है सबसे लंबी सीमा और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा भारत बनाता है। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किसके द्वारा की गई थी? तो जो हेनरी रेडक्लिफ थे उन्हीं के द्वारा ये निर्धारण किया गया था, रेडक्लिफ के द्वारा। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है। ठीक, डूरंड लाइन किसके साथ भारत का सीमा निर्धारित करती है? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। कैसी सीमा रेखा है? तो ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, जो किसी देश द्वारा आरोपित कर दी जाए। ठीक है, जो बाह्य शक्ति द्वारा, क्योंकि इसको भारत और पाकिस्तान के बीच में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित किया गया था। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है उसके कहते हैं मैक-मोहन रेखा। ये ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। फिर से वही प्रश्न कि मैक-मोहन रेखा सीमा बनाती है, तो भारत और चीन के बीच में बनाती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो जो सिक्किम देश है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह से जो संरचना है सिक्किम की, ऐसे। तो ये जो सिक्किम देश है ना, ये नेपाल से भी मिलता है, भूटान से भी मिलता है और चीन से भी मिलता है। भारत के निम्नलिखित किसके तरफ 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो जो त्रिपुरा है वो ना, वो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसमें 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो जाती हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो आपको अगर इतना पता रहेगा कि सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, तो ये ऑप्शन इसी दोनों में से कोई कोई करेक्ट होगा। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान के साथ हम ज़्यादा सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ कम। तो सबसे कम नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद बांग्लादेश। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात हो गई। अब जो अगला टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन, इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लगभग 40 मिनट का हो गया है, तो आपको काफ़ी बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आप डेली एक एक वीडियो देखते जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होता जाएगा भूगोल विषय का। और जैसे ही भूगोल विषय ख़त्म होगा, हम नेक्स्ट कोई विषय आपके लिए कवर करा देंगे। तो अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सहयोग करें। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया।